उसके बाद मैंने ALP असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे का, इसमें मेरा मेडिकल भी हो गया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में फिर मेरा नहीं हो पाया। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता? जरा एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा एक ऐसी शख्सियत से जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार एग्जाम में पहले असफल हुए और हताश हुए, मायूस हुए, निराश हुए और अंत में फिर सफल हुए। यही व्यक्ति के जीवन की कहानी है। असफलताओं के बीच से गुजरता है वो सफलता को छूता है। हम जब युद्ध में आते हैं तो हम अभिमन्यु होते हैं और अभिमन्यु होना खतरनाक साबित होता है। आपको अर्जुन बनना है। तो आज आपके सामने है अभिषेक, जिन्होंने एक नहीं तीन गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई किया है। सबसे पहला एग्जाम है रेलवे ALP असिस्टेंट लोको पायलट, दूसरा एग्जाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल और तीसरा एग्जाम है UP ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो अभिषेक, आपने असफलता से सफलता तक का कदम तय किया। जी सर। इस बीच बहुत सारी परेशानियां आई होंगी। तो अब आपकी पहचान इस समाज में एक सफल व्यक्ति की है, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर। असफलता से सफलता का जो सफ़र मैंने तय किया है, इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी कठिनाइयों से मैंने गुजर के मैंने आज ये एग्ज़ाम क्लियर, जैसा आपने बताया मेरे पहले भी एग्ज़ाम क्लियर हुए हैं, लेकिन मुझे उनमें असफलता मिली, लेकिन आखिरकार मुझे सफलता प्राप्त हुई। तो अक्सर मैंने किताबों में भी पढ़ा और अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा है कि ये जो हमें लाइफ में असफलता मिलती है ना अभिषेक, ये कहीं ना कहीं ये बताती है कि सफलता नज़दीकी है और कहीं ना कहीं प्रयासों में थोड़ी सी कमी है। तो जब आप असफल हुए, परेशान हुए, तो कौन से एग्ज़ाम थे जिन पे आप बॉर्डर में रुके? वो कौन से एग्ज़ाम थे जिनमें आप शुरू में ही रुक गए हैं? और वो कौन से एग्ज़ाम हैं जिसमें आपने फाइनली एक रिजल्ट अचीव किया? मैंने 2017 से एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था और मैंने पहला एग्ज़ाम जो दिया था वो UP कांस्टेबल का था। उसमें मैं फाइनल मेरिट तक नहीं जा पाया, कि शायद मेरे नंबर कम रहे होंगे। उसके बाद मैंने ALP असिस्टेंट लोको पायलट रेलवे का, इसमें मेरा मेडिकल भी हो गया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में फिर मेरा नहीं हो पाया। तो मुझे बहुत हताशा हुई और मैंने फाइनली अपना पूरी मेहनत से और लगन से UP ASI इसकी तैयारी करने में अपनी पूरी ध्यान लगा दिया और आखिरकार मुझे सफलता प्राप्त हुई। अभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं ये भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन ही बोल रहे होंगे और मैं और पूरी परफेक्ट एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये भी जानना चाहते हैं साथ के साथ कि UP ASI का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है और इसका क्या प्रोसेस है, बताइए आप। जी सर, इसका एग्ज़ाम 2021 में आया था नोटिफिकेशन। मैंने जुलाई में इसका फॉर्म भरा था और उसके बाद इसका दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। इसका सिलेबस अगर बात की जाए सिलेबस की, तो इसमें सिलेबस में हिंदी, कंप्यूटर जो एक साथ कंबाइन आता है, और फिर रीजनिंग, मैथ, और उसके बाद आपका GS और करंट, सब सब्जेक्ट 50-50 नंबर के थे, टोटल 200, जिसमें से मेरे 149 आए हैं। और उसके बाद इसका रिज़ल्ट आया है 5 दिसंबर में, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद अगले 2022 में इसका रिज़ल्ट आया। उसके बाद में टाइपिंग का प्रोसेस है। हालांकि और एग्ज़ाम जो UP पुलिस के होते हैं उनमें रनिंग होती है, पर ये क्योंकि ऑफिस जॉब है तो इसलिए इसमें टाइपिंग मांगी थी, तो मैंने टाइपिंग 2022 में दी, फिर से दिसंबर में। उसके बाद फाइनल लिस्ट आई बच्चों की, जो सेलेक्टेड बच्चे थे, और आखिरकार मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अभी आपने बताया हिंदी प्लस कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हमारा GS और करंट, ये 4 सब्जेक्ट्स थे। तो आप बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपने सबसे ज़्यादा मार्क्स अचीव किए? मैंने सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथ में अचीव किए, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा अजीत सर आपको, जिन्होंने मेरी मैथ को और ज़्यादा निखार दिया, और उसी का ये नतीजा है कि मैं 50 में से 49 अंक हासिल कर पाया हूँ। GS तो एक वाइड सब्जेक्ट है। जी हाँ, तो बहुत। इसके लिए और करंट अफेयर, तो GS और करंट अफेयर को आपने कैसे? मैंने GS और करंट की प्रिपरेशन परफेक्ट एकेडमी के जो नोट्स हैं उनसे प्रिपेयर करी, और साथ ही साथ मैंने YouTube परफेक्ट एकेडमी का जो YouTube पे चैनल है उसके थ्रू, और जो अदर YouTube चैनल है वहाँ से, और मैंने प्रीवियस पेपर को ज़्यादा महत्व दिया करंट के लिए। तो अभिषेक, प्रीवियस पेपर्स की भूमिका होती है तो क्या भूमिका लगती है, क्या रोल प्ले करते हैं PYQs? सर, बहुत ज़्यादा ये भूमिका इनकी है हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करने में, क्योंकि आप
एक तो माहौल बन जाता है आपका, आपके दिमाग में वो माहौल आ जाता है कि एग्ज़ाम कैसे होना है, किस तरह होना है, और आपको साथ ही साथ ये पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जब आप वहाँ बैठेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं। हाँ, है ना? आपको ये लगेगा कि आप पहले ही दे चुके हैं बहुत सारे एग्जाम, तो ये भी उनमें से ही एक एग्जाम है। तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ये। एक मेरा बहुत प्यारा क्वेश्चन अभिषेक, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, सेकंड पोजीशन मिली है गरिमा लोहिया जी को। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने कहीं से कोचिंग नहीं की और भारतवर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम उन्होंने विदाउट कोचिंग निकाला। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि सेल्फ स्टडी से भी एग्जाम निकल सकता था, तो कोचिंग आपने ज्वाइन किया, उसके पीछे कुछ मुख्य कारण रहे होंगे। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या डिफरेंस है सेल्फ स्टडी और कोचिंग में? सेल्फ स्टडी और जैसा कोचिंग में डिफरेंस यही है कि आप जब सेल्फ स्टडी अपने आप से पढ़ते हैं तो आप ये नहीं डिसाइड कर पाते कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप कुछ भी पढ़ते रहते हैं। बल्कि जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी तो मुझे एक दिशा मिली, मुझे मेरे गोल की तरफ टीचर्स ने मुझे एक दिशा दी कि आपको ये पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। और साथ ही साथ मुझे टाइम मैनेजमेंट भी सीख लिया मैंने कोचिंग के थ्रू, क्योंकि जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा था तो मैं एक ही सब्जेक्ट को कई कई दिन तक, कई कई घंटों तक, और वही जो टॉपिक मैं एक दो दिन में कवर कर रहा था वहीं कोचिंग में आके मैंने वो 1 घंटे में कवर कर लिए। तो इस चीज़ का मुझे फ़ायदा मिला। और सेल्फ स्टडी वैसे तो अच्छी होती है, पर शुरुआत के लिए जब कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए कोचिंग मस्ट होता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कोचिंग कर लीजिए एक बार, कोचिंग करने के बाद आप सिलेबस ढंग से जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी जी सर, जी लीजिए। शायद यही कहने का मतलब। जी सर। स्टूडेंट्स, आपने महाभारत तो देखी होगी। महाभारत एक महाकाव्य है, 2 ही महाकाव्य, एक महाभारत और एक रामायण। महाभारत के 2 कैरेक्टर, एक अभिमन्यु और एक उनके पिता अर्जुन। आप अभिमन्यु भी रहे, आप अर्जुन भी रहे। अभिमन्यु आप बीच बीच में एग्जाम में हारते रहे जी सर। और अर्जुन आपने चक्रव्यूह को भेद दिया। तो अभिमन्यु से अर्जुन तक की यात्रा कैसी रही? सर बहुत मुश्किलों भरी रही। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि परफेक्ट एकेडमी ज्वाइन ना करने से पहले मैं अभिमन्यु की तरह कुछ भी पढ़ रहा था, कहीं भी मैं एक भूल भुलैया में भटक रहा था सर। और जैसे ही मैंने ये कोचिंग ली, उससे मुझे अपना एक गोल दिख गया कि मुझे इतना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली और आखिरकार मैं एक अर्जुन की तरह लक्ष्य को प्राप्त करके ही निकला। यूपी कांस्टेबल फाइनल मेरिट से बाहर, सीपीओ एंट्री नहीं हुई, और रेलवे एएलपी फाइनल मेरिट से बाहर। 3 एग्जाम में से 2 से आप बॉर्डर से लौटे, कहीं ना कहीं मायूसी आई होगी, चेहरे पर चमक तोड़ी गई होगी, परेशान रहे होंगे। इस दौरान आदमी अकेला तो पड़ ही जाता है अभिषेक। तो ऐसे में मोटिवेशन की सख्त आवश्यकता रहती है। आपके जीवन में कौन लोग हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया? शुरुआत करते हैं पेरेंट्स से। सब पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको इस दुनिया में पेरेंट्स ही करते हैं, और उनके बिना तो आप कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि आप इतने साल से सिर्फ तैयारी में ही लगे हुए हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही तो आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मेहनत करते रहो और आपको कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। अब कहते हैं ना, संगति का बहुत बड़ा असर होता है। यानी कि हमारा एनवायरनमेंट एक बार बदल जाए तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती है। इस देश में वाल्मीकि जैसे डाकू भी साधु बने हैं। कहते हैं ना, हर डाकू का एक भविष्य होता है और एक साधु का इतिहास होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ, आपके जो दोस्त रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स रहे हैं, या मैं कहूँ कि सहपाठी रहे हैं, कलीग्स रहे हैं, उनकी क्या भूमिका रही आपकी सफलता में? सर, इसमें भी 2 तरह के फ्रेंड्स होते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह के फ्रेंड बनाना चाहते हैं। मेरे शुरुआत में जैसे मेरी सफलता जब मुझे मिल नहीं रही थी, उस समय मेरा फ्रेंड सर्कल जो था वो इतना अच्छा नहीं था। फिर मैंने जब जिम्मेदारी समझी और मैं टीचर्स ने मुझे गाइड किया यहाँ कोचिंग में आके, तो मैंने अपने वो फ्रेंड्स जो मुझे हानि पहुँचा रहे थे कहीं ना कहीं, उनसे मैंने दूरी बनानी स्टार्ट कर दी और ऐसे दोस्तों के साथ रहने लगा जो मुझे मोटिवेट कर रहे थे। मोटिवेशन बड़ा फैक्टर तो है ही। पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, दोस्तों ने मोटिवेट किया। कहते हैं ना, एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का होता तो है।
वो औरत आपकी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो हमें कंटिन्यू मोटिवेट करता है। तो आपकी माता और बहन जी से अलावा क्या आपके जीवन में वो शख्स है जो आपको मोटिवेट करता है? जी सर, है तो। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मी और मेरे बहन और मेरे भाइयों के अलावा भी एक है सर जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। चलिए, आपके चेहरे पर लालिमा बता रही है कि कहीं ना कहीं सफलता में उनका हिस्सा भी आता है। बहुत सारी चीज़ हमारे सारे स्टूडेंट्स जान गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें अभी भी जाननी बाकी है। तो शुरुआत करते हैं कि ये सफलता और असफलता का दौर है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, अपने सहपाठियों को जो आपके साथ रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? क्योंकि अभिषेक पता है क्या है, जो ये इंटरव्यू चल रहा है ना, ये हमारे और आपके लिए इंटरव्यू है। उनके लिए काउंसलिंग और गाइडेंस है। वो एक एक पॉइंट्स को सुनेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे और फिर अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे और हमेशा ऐसे ही करना चाहेंगे जैसा आपने किया। तो एक मैसेज छोड़िए उन्हें। मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। अब मेहनत का मतलब ऐसे नहीं कि आप सिर्फ पढ़िए, स्मार्ट पढ़ाई करिए। स्मार्ट कैसे कर सकते हैं? आपको जो कोचिंग से नोट्स मिलते हैं आप उसको घर आके रिवाइज कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो वो एक माउंटेन की तरह उनकी एक ढेर सा बनता चला जाएगा। जब एग्ज़ाम आएगा तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे इतने सब नॉलेज को। तो आप धीरे धीरे उसको पढ़ते रहिए और जो आसान है उन पे अपनी कमांड जितनी अच्छी हो सके उतना आप बनाने की कोशिश कीजिए, और जो कठिन है उनको एक अलग से एक सेक्शन बना लीजिए कि भाई ये कठिन है, इसको मैं रोज टाइम दूंगा। आसान तो हो जाएगा लेकिन जो कठिन है उसको हमेशा टाइम देना चाहिए। एक बच्चों के दिमाग में ही चलता रहता है, अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं कि सर कितने घंटे पढ़े? कहते हैं 8 घंटे पढ़ोगे तब सफलता अर्जित होगी, कुछ कहते हैं 2 घंटे पढ़ोगे तब होगी, कुछ कहते हैं सुबह उठ के पढ़ोगे ना तो सुबह सुबह ताज़ा दिमाग रहता है, कुछ कहते हैं लेट नाइट तक पढ़ो। तो जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे तो लगता है कि ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है। लेकिन क्योंकि इस समय एग्जाम आपने क्लियर किया है तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कि क्या सही है और क्या गलत है, ये आपका क्या नजरिया है? सर मैं ज़्यादातर जो मेरी पढ़ाई हुई है वो रात में हुई है, क्योंकि जब बिल्कुल शांति रहती है घर में, और दिन में आप पड़ोसियों की आवाज़, आपके मोहल्ले के बच्चों की आवाज़, घर में भी काम होते हैं, तो आप वो फोकस नहीं बना पाते। आप अगर आपका घर बड़ा है या फिर जैसा भी है, आप जितना एकांत हो सके उतने एकांत में पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप एकांत में होते हैं, और मोबाइल को अपने से दूर रखिए जितना हो सके। अभी आपने मोबाइल का जिक्र कर दिया तो युवाओं के लिए एक संदेश। YouTube ने आपके जो सफलता आपने अर्जित की इसमें एक महती भूमिका अदा की। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मेरा कहना है कि आज का बालक तो मोबाइल को लेकर वैसे भी बहुत ज़्यादा चिंतित है। रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम है, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं उसके माइंड को डाइवर्ट तो कर रही है। टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन हमारा जो बालक है क्योंकि उम्र अभी कम है, कैरियर से इतना जुड़ नहीं पा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मोबाइल, शॉर्ट्स, रील्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये कहीं उसके माइंड को डाइवर्ट करे? तो इनसे कैसे बचा जाए, ये इनको सफलता से कैसे कनेक्ट किया जाए, एक मैसेज दीजिए बच्चों को। इसके लिए आपको अपने माइंड पे कंट्रोल, डिसिप्लिन बहुत बड़ी फैक्टर है इस चीज़ के लिए। मोबाइल मेरे हाथ में भी था, पर मैंने उसे पॉजिटिव वे में लिया, और मैंने सिर्फ उससे जो मेरे काम की चीज़ थी उस चीज़ को मैंने देखा और वही पढ़ा। जैसा कि आपने बताया रील्स और बाकी सब, उन चीज़ों पर मैं इतना फोकस नहीं करता था, क्योंकि वो टेम्पररी चीज़ें थी, उनसे मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो मैंने उन्हें एक साइड में रखा जितना हो सकता था। सिर्फ मैंने उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया मोबाइल का जो मुझे लाभ पहुंचा रही थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जितना आपकी लाइफ का संघर्ष रहा और जितनी आपको मोटिवेशन मिली, अगर इनको किन्हीं 2 शब्दों में कहना हो या 2 लाइनों में कहना हो तो आप कैसे कहेंगे? सफलता 2 लाइनों में सर, लगातार मेहनत और प्रयास, अपने गोल के प्रति आप सच्ची मेहनत, बस और कुछ नहीं। आप अगर मेहनत करेंगे तो आप निश्चित सफलता प्राप्त कर लेंगे। जैसा अभिषेक ने कहा ना, मेहनत करो, संघर्ष करो, सफलता जरूर मिलेगी। मैं अपनी तरफ से 2 लाइन ऐड करना चाहूँगा। एक होता है सपना, ड्रीम, एक होता है लक्ष्य, गोल। ड्रीम का मतलब होता है कि मैंने कोई सपना देखा है, मुझे कुछ बनना है लाइफ में।
लेकिन ये ड्रीम गोल तब बनेगा जब आप कहोगे मुझे लाइफ में जो बनना है उसके लिए मेरी टाइम लिमिटेशन ये है। तो बेटा जब ड्रीम को हम टाइम बाउंडेशन में बांध देते तो गोल बन जाता है। आप भी अपना टारगेट बनाओ, अपना एम बनाओ, और सफलता का सबसे छोटा सिद्धांत है लगे रहो मेरे भाई, सफलता जरूर मिलेगी। अभिषेक, आपके व्यक्तित्व को देख के ये लगता है यहाँ तो आप नहीं रुकने वाले हैं। जी सर। आपको तो आगे तक जाना पड़ेगा। तो ये मैं मान के चलो ये आपका अंतिम लक्ष्य तो है नहीं? नहीं सर। तो अब क्या इरादा है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है? सर मुझे वर्दी से बहुत प्यार है, मेरे पिताजी भी सब इंस्पेक्टर हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं आईपीएस की तैयारी करूँ और उसी के लक्ष्य के लिए मैं मेहनत करूँगा। अभी तो आपके पास बहुत टाइम होता था, लेकिन अब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी आपकी, आप जॉब भी करेंगे, टाइम कम होगा। फिर ऐसी कौन सी चीज़ आपके अंदर पैदा होगी, ऐसा क्या करेंगे आप जिसमें कम टाइम में भी आप सब कुछ कर पाएंगे, ढंग से प्रिपरेशन कर पाएंगे? सर जैसा कि मैंने बताया, मेरा सिलेक्शन यूपी एएसआई में हुआ है। ये जॉब ऑफिस जॉब है 10 से 5 की, तो इसमें टाइम ही टाइम है, क्योंकि मैं संडे इसमें फ्री ऑफ होता है, तो मुझे टाइम मिल जाएगा। और मुझको लगता है कि कहीं ना कहीं जो आपने सफलता अर्जित किया उसका कॉन्फिडेंस, हो सकता है 5 घंटे की चीज़ आप 2 घंटे में कवर करने लगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, मुझे अब तरीका मालूम हो गया है कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो फाइनली आप अभिमन्यु तो नहीं रहे, अब फाइनली अर्जुन तो बन चुके हैं। जी सर। तो दोस्तों ये जो लाइन है आप सुन रहे हैं ना, जिस तरह महाभारत में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का गीता का उपदेश सुना था, ये शब्द गीता जैसे पवित्र शब्द हैं एक विद्यार्थी के जीवन के लिए। इन शब्दों से प्रेरणा पाइए और अपना लक्ष्य बनाइए और तैयारी में लग जाइए। जय हिंद।